हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हो चुका आगाज लड़की, युग बदलने की तैयारी है, सफलता वही प्राप्त करेगा जिसका संघर्ष जारी है। तो आपके एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो गया है, अभी आगे हम बताएंगे। तो यूपी सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं 117 नंबर लेक्चर के साथ। पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही है, एकदम जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आइए, आपका जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जो आपको क्या है यूपी है, वह जो आपकी क्या करेगी, एग्जाम कराने वाली है। आयोग के विज्ञापन 11 परीक्षा 2000 परीक्षा बटे 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी एएनएम की मुख्य परीक्षा का डेट क्या है। इतना समस्त अभ्यर्थियों को वेतन द्वारा सूचित किया था कि प्रश्नगत विज्ञापन लिखित परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को, मतलब अब आपका एग्जाम कब होगा, 11 जनवरी को होने वाला है 2026 को, और 10 से 12 बजे तक किया जाना क्या है, प्रस्तावित है। और उस परीक्षा के परिपत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से जब भी आपका क्या है एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा तो आपको बता दिया जाएगा 10 दिन पहले कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। वेबसाइट के माध्यम से हम खुद बता देंगे कि आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका एग्जाम कब है, 11 जनवरी को। 11 जनवरी को एग्जाम है। तो आज आपका डेट कितना है, 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर है तो 13 दिन इसमें बचे। फिर नवंबर में कितने दिन पड़ेंगे, नवंबर में 30 दिन, फिर दिसंबर में 30 दिन प्लस 11 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 3 1 4, 3 3 6 1 7 1 8, यानी आपके पास 84 दिन का समय है, मतलब 2 महीने 14 दिन। 2 महीने 14 दिन में आपको इतना रिवीजन करना, जितने भी हम वीडियो पढ़ा दिए सारे वीडियो को रिवीजन कीजिए और हमारे साथ रोज जुड़े रहिए। आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट दिया जाएगा। अभी थोड़ा कम देंगे कंटेंट, अभी तो क्या है, जब 10 दिन 15 दिन आ जाएंगे तो उस समय आपको बेहतरीन से बेहतरीन इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, आपका रिवीजन इतना ज्यादा करा दिया जाएगा। तो अभी तो समय क्या है आपके पास, 2 महीने 24 दिन का समय है। तो 2 महीने 24 दिन का समय है, तो आप एकदम शानदार तरीके से आज ही से लग जाइए। जितने पुराने वीडियो उन सबको इधर देख लीजिए, क्योंकि इधर थोड़ा कम वीडियो मिलेगा और आगे जैसे आपका जैसे परीक्षा नजदीक होगा, आपको जितनी जरूरत है पढ़ाई की उतनी हम कराएंगे। लेकिन आप पिछले वीडियो को एकदम देखते रहिए ध्यान से, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सारे वीडियो को देखिए। आपको सिलेक्शन यहीं से होगा, पढ़ लो चाहे जहां से सिलेक्शन होगा यहाँ से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। प्रसव के लिए जो हमारा गर्भाशय का संकुचन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन करेगा कि प्रोजेस्टेरोन करेगा कि ऑक्सीटोसिन करेगा कि रिलैक्सिन करेगा। ना तो एस्ट्रोजन करेगा और ना ही प्रोजेस्टेरोन करेगा, तो करेगा कौन, करेगा हमारा दोस्त ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा सामान्य प्रसव के लिए कौन सी श्रोणी सबसे उपयुक्त होती है, एंड्राइड, एंथ्रोपाइड, गायनिकॉइड या प्लेटिपेलाइड। तो हमारा कह रहा है सामान्य प्रसव के लिए कौन सी श्रोणी सबसे उपयुक्त होती है, तो हमारा गायनिकॉइड, गायनिकॉइड। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक प्रसव का पहला चरण लक्षण क्या है, अनियमित दर्द, म्यूकस प्लग का निकलना, भ्रूण की हरकत या पीठ दर्द। तो कह रहा सो ऑफ म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग का निकलना, म्यूकस प्लग का निकलना क्या है, वास्तविक प्रसव का पहला लक्षण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी होती है, 5 से 6, 8 से 10, 12 से 15 या 3 से 4 किलो। तो गर्भावस्था के दौरान कितने वजन में, माता के वजन में कितनी वृद्धि होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 kg। नेक्स्ट कह रहा है प्लेसेंटा का कौन सा भाग भ्रूण की ओर होता है, मातृ सतह, भ्रूण सतह, कोरियोन या ड्रेसिडुआ, डेसिडुआ। तो कह रहा प्लेसेंटा का कौन सा भाग भ्रूण की ओर होता है, प्लेसेंटा फेसेस द फेटस, मतलब फेटस मतलब भ्रूण की ओर होता है, तो कौन सा भाग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेटल सरफेस यानी भ्रूण सतह। नेक्स्ट
करा बहुप्रसूता यानी मल्टीपैरा में, लेबर इन मल्टीपैरा यानी बहुप्रसूता में प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि कितनी होती है? 2 घंटे, 30 मिनट, 1 घंटा या 3 घंटे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? बहुप्रसूता में प्रसव की दूसरी अवस्था की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट होती है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निषेचन के बाद आरोपण कब होता है? पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन या 14वें दिन? जब निषेचित हो जाता है तो निषेचन के किस दिन आरोपण होता है? तो हमारा निषेचन के बाद 7वें दिन आरोपण होता है और निषेचन में लगभग 7 दिन बाद भ्रूण गर्भाशय में क्या होता है? आरोपित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कर लियोपोल्ड में के पहले परीक्षण में भ्रूण का कौन सा भाग महसूस होता है? सिर, पीठ, अंग, नितंब? तो कह रहा लियोपोल्ड के पहले परीक्षण में भ्रूण को का कौन सा भाग महसूस होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेड यानी कि सिर। पहले परीक्षण में सिर या नितंब की स्थिति पता चलती है। नेक्स्ट, गर्भकाल के अंत में एम्ब्रियोटिक द्रव की सामान्य मात्रा क्या होती है? 100 ml, 500 ml या 800 से 1000 ml या 1500 ml? तो कह रहा गर्भकाल के अंत में जो हमारा एम्ब्रियोटिक की सामान्य द्रव की मात्रा कितनी होती है? तो 800 से 1000 ml। लगभग 1 लीटर एम्ब्रियोटिक द्रव भ्रूण को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, कह सबसे सामान्य भ्रूण स्थिति कौन सी होती है? तिरछी, आड़ी, अनुदैर्ध्य या परिवर्तनीय? तो सबसे क्या होती है? सामान्य भ्रूण स्थिति कौन सी होती है? हमारा होता है लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य। सिर नीचे वाली अनुदैर्ध्य स्थिति सामान्य होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले कौन सा भ्रूण अंग दिखता है? सिर, हृदय, रीढ़ या अंग? तो अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा भ्रूण अंग दिखता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्ट यानी हृदय। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हृदय दिखता है। 6ठे सप्ताह में भ्रूण के हृदय की धड़कन क्या होती है? सुनाई देने लगती है। नेक्स्ट, योनि का नीला रंग चैडविक लक्षण क्या है? चैडविक लक्षण क्या है? योनि का रंग नीला हो या स्तर में दर्द हो या गर्भाशय की ग्रीवा मुलायम होना या मतली? तो हमारा चैडविक लक्षण क्या है? तो चैडविक लक्षण हमारा होता है योनि का नीला रंग, ब्लू डिस्कलोरेशन ऑफ वेजाइना। योनि का क्या हो? रंग क्या पड़ जाए? नीला पड़ जाए। रक्त प्रवाह बढ़ने से योनि नीली दिखने लगती है। नेक्स्ट, कर किस प्रस्तुति में सिजेरियन आवश्यक होता है? सिर, नितंब, कंधा, चेहरा? तो किस प्रस्तुति में क्या होता है? सिजेरियन आवश्यक होता है। तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोल्डर यानी कंधा। कंधा की स्थिति में क्या होता है? कंधे की स्थिति में सामान्य प्रसव संभव नहीं होता है। नेक्स्ट, कर भ्रूण की हृदय गति कब शुरू होती है? 4थे सप्ताह, 6ठे सप्ताह, 8वें सप्ताह या 10वें सप्ताह? तो कह भ्रूण की हृदय गति कब शुरू होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4थे सप्ताह। भ्रूण की हृदय गति कब शुरू होती है? 4थे सप्ताह। गर्भ के 4थे सप्ताह में भ्रूण की हृदय चलना शुरू करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में डाउन सिंड्रोम जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? एम्ब्रियोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन? तो गर्भावस्था में डाउन सिंड्रोम जांचने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो गर्भावस्था में डाउन सिंड्रोम जांचने के लिए कौन सी जांच की जाती है? एम्ब्रियोसेंटेसिस। एम्ब्रियोसेंटेसिस में गुणसूत्री दोषों की पहचान होती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। और प्यारा सा कमेंट कीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो एकदम शानदार तरीके से हर डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले हम मॉडल पेपर सेलेक्ट करके लाएंगे और आपको हम वही मॉडल पेपर कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा।
तो 10 दिन पहले हम सारे मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अभी एक क्वेश्चन पढ़ते रहिए, टॉपिक पढ़ते रहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे समय बर्बाद करते हुए। कर गर्भ के 12 सप्ताह बाद गर्भाशय कहाँ तक पहुंचता है? श्रोणि गुहा, सिम्फिसिस प्यूबिस में, नाभि में, या जीफॉइड प्रोसेस में? जीफॉइड प्रोसेस में। तो कह रहा गर्भ के 12 सप्ताह बाद गर्भाशय कहाँ तक पहुंचता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिम्फिसिस प्यूबिस में। सिम्फिसिस प्यूबिस में। कह रहा 12 सप्ताह बाद गर्भाशय पेट में ऊपर की ओर आ जाता है। सिम्फिसिस प्यूबिस यानी पेट में क्या होता है? ऊपर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट, कर प्लेसेंटा बनने का सामान्य स्थान कौन सा है? फंडस व पश्च स्थिति, पश्च भित्ति, गर्भाशय ग्रीवा, स्थमस, या केवल अग्र भित्ति? तो कह रहा प्लेसेंटा बनने का सामान्य स्थान क्या है? तो प्लेसेंटा बनने का जो हमारा सामान्य स्थान होता है फंडस व पश्च भित्ति, फंडस एंड पोस्टीरियर वाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रामीनियोस किस स्थिति में होता है? मधुमेह, रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, या प्रोटीन की कमी? तो कर हाइड्रामीनियोस किस स्थिति में होता है? तो हमारा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह की स्थिति में। मधुमेह में द्रव मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा वार्टन जेली का कार्य क्या है? संक्रमण रोकना, लाल वाहिकाओं की रक्षा, पोषण, रक्त का थक्का बनाना? तो हमारा जो क्या है वार्टन जेली है, वार्टन जेली जो हमारा वार्टन जेली है वो कार्य क्या करता है? नाल प्रोटेक्ट अम्बिलिकल वेसल्स यानी नाल वाहिकाओं की क्या करता है? रक्षा करता है। कराया नाल की रक्त वाहिकाओं की कोई करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 36, 38, 40 या 42 सप्ताह? कितने सप्ताह होती है? गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितने सप्ताह की होती है? हमारा राइट आंसर रहेगा 40 सप्ताह। सामान्यतः गर्भकाल 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, गुणसूत्र दोष, चोट, कुपोषण? तो कह रहा है प्रारंभिक गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? प्रारंभिक गर्भपात का मुख्य कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी गुणसूत्र दोष। तो हमारा 21 का गुणसूत्र दोष, प्रारंभिक गर्भपात अनुवांशिक दोषों से होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है भ्रूण की पहली हरकत किस तिमाही में महसूस होती है? प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चतुर्थ? तो किस तिमाही में भ्रूण की क्या होती है? हरकत महसूस होती है। तो भ्रूण की हरकत किस तिमाही में महसूस होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा सेकंड। सप्ताह 18 से 20 सप्ताह में भ्रूण की हलचल महसूस होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में रक्त मात्रा में कितनी वृद्धि होती है? 10%, 25, 40 से 50 या 70%? तो गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में कितनी वृद्धि होती है? 40 से 50% की वृद्धि होती है। भ्रूण की आवश्यकता रक्त का मात्रा 50% तक क्या हो सकती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कर रहा है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम का कारण क्या है? महाधमनी पर दबाव, निम्न रक्त शर्करा, रक्तस्राव, या अवर वेना कावा पर दबाव? तो हमारा क्या कारण है? सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम का कारण क्या है? सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम का कारण होता है अवर वेना कावा, प्रेशर इंटीरियर वेना कावा, अवर वेना कावा पर दबाव। पीठ के बल लेटने से रक्त प्रवाह क्या हो जाता है? घटने लगता है। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में पेल्विक लिगामेंट्स को कौन सा हार्मोन ढीला करता है? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन? तो कर गर्भावस्था में पेल्विक लिगामेंट को कौन सा हार्मोन ढीला करता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। मतलब रिलैक्स दे रहा यानी रिलैक्सिन हो जाएगा। रिलैक्सिन डिलीवरी को आसान बनाता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसवोत्तर संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोली, स्यूडोमोनास या विषाणु। तो हमारा कह रहा प्रसवोत्तर संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? प्रसवोत्तर संक्रमण का सबसे आम कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रसवोत्तर सेप्सिस का कारण बनता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भवती के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? सीधी, बाई करवट, पेट के बल या बैठी हुई। तो कह रहा गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भवती के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाई करवट, लेफ्ट लेटरल। कह रहा बाई करवट लेने से भ्रूण को रक्त आपूर्ति बेहतर होती है। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव के बाद दूध स्राव कब शुरू होता है? तुरंत, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 से 3 दिनों में। तो कह रहा है विद इन 2 to 3 डेज। प्रसव के बाद दूध का स्राव कब होता है? 2 से 3 दिनों में। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण 2 से 3 दिनों में दूध बनता है। नेक्स्ट, कह रहा भ्रूण खोपड़ी की कौन सी स्यूचर फ्रंटल और पेराइटल हड्डियों के बीच होती है? लैम्बेडाइड, कोरोनल, सैजिटल या फ्रंटल। तो कह रहा है कौन सा भ्रूण खोपड़ी की कौन सी स्यूचर फ्रंटल और पेराइटल हड्डियों के बीच होती है? तो हमारा 29 का हो जाएगा राइट आंसर कोरोनल। जो हमारा कोरोनल है स्यूचर फ्रंटल और पेराइटल हड्डियों को अलग करती है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा गर्भ में भ्रूण की वृद्धि सर्वोत्तम संकेतक क्या है? भ्रूण की हलचल, फंडस ऊंचाई, मातृ वजन या पेट की परिधि। तो हमारा फंडल हाइट यानी फंडल ऊंचाई हो जाएगा। तो फंडल ऊंचाई भ्रूण के विकास का सटीक माप है। तो हमें उम्मीद है ये आपको टॉप 30 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब आपके एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एकदम शानदार तरीके से आपको हर चीज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपके पास लाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक का ऑप्शन है, जो भी करिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा तो बुरा कमेंट लग रहा तो बेकार कमेंट कीजिए। आप हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं। आपके हर कमेंट का जवाब यहाँ पर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है तो हम भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।